न्यूटन के कानून और फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ समझने के बाद कुछ एग्जांपल्स हैं 3.1 और 3.2 और 3.3। मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट है कि दोनों में क्या फ़र्क है, और फिर उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ है। अब वो सारी चीज़ें हम वहाँ से जंप करके सीधे न्यूटन थर्ड लॉ पे आ जाते हैं, उनको हम करेंगे लेकिन इसके बाद करेंगे, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ तीनों लॉज में से सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है, समझने के लिहाज से सिंपल और इजी। इतना इजी कि आम लोग जिनका फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ नहीं है वो भी इसकी स्टेटमेंट अक्सर ऐसे ही बातों बातों में कह रहे होते हैं, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ज़रा इसको देखें। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसमें असल में तीन बातें की जा रही हैं, तीन अलग अलग बातें हैं इस कानून में। एक ये है कि हर एक्शन का, इसको एक्शन कह देते हैं हम, ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, इसको रिएक्शन को भी मैं ए कह देता हूँ, ठीक है, और वो इक्वल होता है, मतलब ए और ए आपस में बराबर होंगे। और तीसरी बात ये कि वो अपोजिट होता है, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तीन बातें। एक्शन का एक और एक्शन भी होगा, उसको रिएक्शन कहेंगे। वो जो दूसरा एक्शन है जो रिएक्शन कहलाता है वो इक्वल होगा, एक्शन के बराबर होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये तीन बातें, ठीक है। असल में यहाँ पे ना ये सारी बात करते हुए मुझे कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब ये ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है, लेकिन क्यों होता है, ठीक है। लॉ तो ये कह रहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इक्वल होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। लेकिन एक बात जहन में ज़रूर आती है जब हम चीज़ों के डीपली जाते हैं। जब मैं ये बात सोचता हूँ कि हर एक्शन का रिएक्शन क्यों होता है, जब हम सोचते हैं ना क्यों, आखिर क्यों हर अमल का एक रद्द अमल है, ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन है, आखिर क्यों, क्यों, एक बात है ना, ठीक है, कि लॉ बिहाइंड द लॉ, कानून के पीछे क्या कानून है। इस कानून के पीछे एक कुदरत है। असल में इस कानून के पीछे जो असल कानून है, अगर हम उसको सामने रखें फिर बात बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि हर चीज़ पेयर में है, ठीक है, हर चीज़ पेयर में क्रिएट की गई है। इसका मतलब ये कि जो फोर्सेस है ना, ठीक है, वो हमेशा पेयर में एक्ट करती हैं। असल में लॉ ये इस कानून का जो निचोड़ है, ठीक है, इस बात का, इस न्यूटन थर्ड लॉ का निचोड़ ये है कि फोर्सेस हमेशा पेयर में एक्ट करती हैं। फोर्सेस हमेशा जोड़े में एक्ट करती हैं, हमेशा पेयर में एक्ट करती हैं, कभी अकेली फोर्स आपको नहीं मिलेगी। अगर आप हमेशा एक फोर्स को ढूंढेंगे, अगर वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स को ढूंढ लेते हैं कि एक फ़ोर्स है, ठीक है, उसको एफ ए कह देते हैं, ठीक है, एक फ़ोर्स है एफ ए, वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है, तो हमेशा एक उसके पेयर में एक ज़रूर आपको फोर्स बी मिलेगी जो उतनी ही होगी, वो एफ ए के ही बराबर होगी एफ बी, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। और एफ ए और एफ बी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो इनको हम जब जमा करेंगे, ठीक है, एफ ए और एफ बी, ठीक है, एफ ए एफ बी के बराबर होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। फिजिक्स में ये बात आप याद रखिएगा, नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो एफ ए एफ बी के हमेशा बराबर होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और इस तरह से ऐसा क्यों होगा, ताकि एफ ए एफ बी को कैंसिल कर दे, एफ ए क्या कर दे, एफ बी को कैंसिल, जी, और दोनों का सम हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। और जो कायनात का जो तवाज़ुन है, लगता है ऐसे कि वो इससे बैलेंस में रहता है, ठीक है। इस कायनात में, पूरी फुल कायनात में कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, पूरी यूनिवर्स की शायद नेट फोर्स ज़ीरो होगी, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये शायद पूरी कायनात सुकून में हो, ठीक है, पूरी कायनात में शायद कुछ भी ना बदल रहा हो, ठीक है, पूरी कायनात ओवरऑल कांस्टेंट हो, ठीक है, जो भी हो रहा हो इसके अंदर हो रहा हो, ठीक है, इसके बाहर कुछ भी ना हो, सिर्फ सुकून, नो चेंज, ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट होगा, ठीक है। अब इस कानून के ना कुछ बड़े अहम वो नताइज निकलते हैं, ठीक है। इस रॉकेट को देखें आप, ये बहुत सारा मास डाउनवर्ड फेंक रहा है,
फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसका रिएक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और रॉकेट स्पेस में जाएगा। ठीक है, चाहे ये हमारी ज़मीन से निकल भी जाए, स्पेस में भी ये कानून उसी तरह वैलिड है, अप्लाई होता है। रॉकेट्स पीछे की तरफ मास थ्रो करेंगे, गैसेस रिलीज़ करेंगे और ख़ुद आगे की तरफ जाएंगे। हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं, कश्ती को देख सकते हैं, एरोप्लेन्स को देख सकते हैं। ठीक है, सारे इसी कानून के तहत उड़ते हैं और मूव करते हैं। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आ गया। कश्ती के मामले में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कश्ती या आप दोस्त को आप देखें। ठीक है, सबमरीन का नाम सुना है आपने, जो पानी के नीचे डूब के चलती है। ठीक है, सबमरीन का एक प्रोपेलर होता है, वो पानी को पीछे की तरफ फेंकता है। ठीक है, और ख़ुद वो आगे की तरफ बढ़ती है, और ये डुबकी भी लगा सकती है। ओके, तो ये भी एक्शन और रिएक्शन की एक बहुत अच्छी मिसाल है। ठीक है, एफ एंड एन पी, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, अब हम इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। Example 3.1. Find the acceleration that is produced by a 20 Newton force in a mass of 8 kilogram. 8 किलोग्राम का मास है, फोर्स 20 न्यूटन की, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे F इक्वल टू एम ए, फोर्स 20 न्यूटन। अब यहाँ इन यूनिट साथ नहीं लिखने होते, 20 न्यूटन की फोर्स है, 20 न्यूटन यहाँ पुट करेंगे, मास गिवन है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ मास की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 8, ये डिवाइड में जाएगा, 20 डिवाइड बाई 8। अब आप इसको डिवाइड करें 20 को इससे, तो 2.5 आएगा। ठीक है, अगली है एग्जांपल, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन एट द सेम फोर्स। फाइंड द एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ 8 किलोग्राम। अच्छा, सबसे पहले आपको दास्तान समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्लानिंग बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, कह रहा है कि एक फोर्स 5 किलो की चीज़ पे लग रही है और उसको दे रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। एक फोर्स है, पता नहीं कितनी है, जो भी है, खुफिया एजेंट, वो खुफिया एजेंट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। ठीक है, वही फोर्स 8 किलो की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी, पूछी है उसने, पूछा एक्सेलरेशन है उसने। ठीक है, फोर्स नहीं पूछी है। ठीक है, फोर्स नहीं पूछी है, लेकिन हमें फोर्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम F इक्वल टू एम ए लगाएंगे। ठीक है, इस एक्सेलरेशन से और इस मास से हम इस फोर्स को फाइंड आउट करेंगे कि ये है कितनी, फिर वो फोर्स दोबारा सेकंड लॉ लगाएंगे और एक्सेलरेशन पता चल जाएगा हमें। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसकी प्लानिंग बताता हूँ कि कैसे होगी। देखिए, हमें एक्सेलरेशन गिवन है ना, बॉडी का मास भी गिवन है। ठीक है, तो हमें देखें, हमें एक्सेलरेशन, पहली बॉडी का एक्सेलरेशन गिवन है, दिया हुआ है। पहली बॉडी का हमें मास भी गिवन है, सॉरी मास भी गिवन है, m1। ठीक है, m1 गिवन है और a1 भी गिवन है। इससे हमें एक फोर्स मिल जाएगी ना, F। यस सर। ठीक है, आप उसको F1 कह दें। ठीक है, ओके। अब ये जो F1 है, यही फोर्स, क्योंकि फोर्स तो वही है, वही फोर्स किस पे लग रही है, 8 किलो की चीज़ पे। ठीक है, अब यही फोर्स किस पे लग रही है, 8 किलो। m2 एक बॉडी है, उस पे लग रही है, और उससे कितना एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो मालूम हो जाएगा ना जब हमें, तो हम a1 और m1 की मदद से F1 फाइंड आउट करेंगे। अब इसको F1 को इस्तेमाल करेंगे F इक्वल टू एम ए दोबारा। ठीक है, जिसमें m2 और a2 रख लेंगे। ठीक है, और हम a2 को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है 8 किलो है। ठीक है, ये 10 है और ये हमें गिवन है 5 है। ठीक है, इनकी मदद से ये फाइंड आउट किया, इसमें डाला और ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसको। m1 पहली बॉडी का मास 5 kg, दूसरी बॉडी का मास 8 kg, पहली बॉडी का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी बॉडी का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स सेम है। पहली बॉडी के लिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू m1 a1 रखेंगे। ठीक है, ये पहली चीज़ के लिए, पहली बॉडी के लिए। दूसरी बॉडी के लिए F इज इक्वल टू m2 a2 लगाएंगे, ये दूसरी बॉडी के लिए। ठीक है,
अब इन्होंने क्या किया, कंपेयर करके एक फार्मूला बना दिए, ठीक है। चलें ये भी सही है, आप इनको कंपेयर कर दें तो M1 A1 M2 A2 बराबर हो जाएगा, ठीक है। बुक वालों की टेक्निक बता रहा हूँ, ये ठीक है, बुक वालों की। तो यहाँ M1 5 kg है M और A1 10 kg है, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। M2 8 है और A2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। 10 5s are 50 और ये 8 है, A2 फाइंड आउट करना है। 8 अब डिवाइड में आप ले जाएं, 50 डिवाइडेड बाई 8 A2 आ जाएगा, ठीक है। 50 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 6.25, ठीक है। A2 आ रहा है 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर समझ में आया। अच्छा और जो तरीका मैंने बताया था उसके मुताबिक क्या है, उसके मुताबिक ये है कि आप मेरे तरीके के मुताबिक ये कि आप f इज़ इक्वल टू, आप पहले f फाइंड आउट करें M1 A1 से, ठीक है। M1 आपका 8 है, M1 आपका 5 था और A1 था 10, तो आपका 50 आ जाएगा, 50 न्यूटन की फोर्स है। यस अब आप ये फोर्स इस्तेमाल करेंगे दूसरे फार्मूले में, ठीक है। F इज़ इक्वल टू M2 A2, F तो यही 50 ही आएगी ना, यस ठीक है। M2 आपका 8 है, तो अब आप A2 फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 8 डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो वही आपका 6.25 आएगा, ठीक है। एक ही Okay. बात है, समझ में आ गया, यस क्लियर। एग्जाम्पल 3.3, एग्जाम्पल 3.3, A cyclist of mass 40 kg exerts a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक 40 किलो का साइकिलिस्ट है, ठीक है, 200 न्यूटन की फोर्स डालता है साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है, और एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 40 किलो का खुद है, 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है, ठीक है। यस हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, रगड़ की कुवत मालूम करके दिखाएं, FS मालूम करें। हम टोटल फोर्स निकालेंगे, F इज इक्वल टू MA लगाएंगे, ठीक है। 200 न्यूटन की वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो ये टोटल फोर्स हो गई, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, FT, ठीक है, या F0 भी कह सकते हैं। देखें अब हमें क्या करना है कि देखिए मास उसका 40 किलो है, एक्सेलरेशन है उसका 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन है उसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके टोटल फोर्स जो लग रही है ना 200 न्यूटन लग रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कोई भी वैसे फोर्स होती है पूरी की पूरी अमल नहीं करती, ज़ाय भी होती है, ठीक है, ज़ाय भी होती है फोर्स, ठीक है, ज़ाय भी होती है फोर्स। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ज़ाय हो रही है ना वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके तो इसका तरीका ये है कि ये जो टोटल फोर्स है, तो ये जो टोटल फोर्स होती है ना इसको F0 कहें या FT भी कह सकते हैं, ठीक है। इस टोटल फोर्स ये गिवन भी है हमें, हमारे पास 200 न्यूटन है, ठीक है। इस टोटल फोर्स में से ज़ाय होने वाली फोर्स अगर निकाल दें तो जो फोर्स बचती है ना वो नेट फोर्स कहलाती है, खालिस कुव्वत कह सकते हैं इसको, खालिस, ठीक है, यस सर खालिस। ये वो खालिस कुव्वत है जो एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, ये नेट फोर्स। यस अब हम न्यूटन सेकंड लॉ से ना ये नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये F इज इक्वल टू MA के बराबर है, यस सर ठीक है। तो F इज इक्वल टू MA लगाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, खालिस कुव्वत मिलेगी, वो यहाँ रखेंगे। ये 200 न्यूटन टोटल फोर्स है, ये यहाँ पे आ जाएगी, तो ये फाइंड आउट हो जाएगी ना, यस सर ठीक है, वेरी इजी। तो चलिए अब हम करते हैं। नेट फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेट फोर्स क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, F इज इक्वल टू MA, खुद 40 किलो का हुआ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ, मल्टीप्लाई किया 120 न्यूटन की फोर्स है, ये वो खालिस कुव्वत है, ठीक है, यस सर F नेट, ठीक है। ओके अब हम ऐसा करेंगे, इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, खालिस कुव्वत को यहाँ रखेंगे 120 न्यूटन, कुल टोटल फोर्स यहाँ रखेंगे माइनस फ्रिक्शन, ठीक है। अब आप ज़रा अलजबरा इस्तेमाल करें, F को इक्वल के इस तरफ ले आएँ, प्लस हो जाएगा, यस सर 120 को इसकी जगह ले आएँ, तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 200 माइनस 120, ठीक है, तो क्या बचेगा 80 न्यूटन,
80 न्यूटन फोर्स रगड़ में ज़ाय हो रही है। ओके। ठीक है, दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज़ 80 न्यूटन। समझ में आया आपको? यस। एक न्यूटन समझाने का ना एक अच्छा तरीका और भी है। आप ऊंची छत है या कोई दरख्त है, ऊपर से ना एक किलो की चीज़ लटका दें आप। ठीक है, यस। 1 किलो की गेंद लटका दें या ओके। थैली में 1 किलो मिट्टी या रेत भर दें, ओके। वो लटक रही होगी। अब आप फासला नाप लें 1 मीटर का। ठीक है, निशान लगा दें आप। ठीक है, ज़मीन पे निशान लगा दें। यस। नहीं, नीचे लटक रहा होगा ना, आप ज़मीन पे निशान लगा दें 1 मीटर। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब आप उसको प्यार से धक्का दें, प्यार से धक्का दें कि 1 सेकंड में यहाँ चली जाए, 1 मीटर चली जाए आगे, 1 सेकंड में। यस। आप घड़ी सामने रखें और उसको यूँ पुश कर दें, ऐसे प्यार से थपकी दे दें आप इसको, यस। तो 1 मीटर 1 सेकंड में जाए। तो आपने जो थपकी दी होगी ना, वो 1 न्यूटन की होगी। अच्छा। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 न्यूटन क्या है। ठीक है, फाइनली अब मास एंड वेट। फिज़िक्स में मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, मास एंड वेट। ठीक है, ओके। आम बंदों की दुनिया में या आम दुनिया में मास और वेट एक ही शय को समझते हैं। यस सर। लेकिन फ़िज़िक्स में मास और वेट एक चीज़ नहीं है, बल्कि दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का नाम है। ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ों का नाम है। मास आपको पता है इनर्शिया है। Yes, sir. मास इज़ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ मास। इनर्शिया की पैमाइश, मास की पैमाइश, ठीक है, मैटर की पैमाइश, वो मास है। ये मैंने स्प्रिंग तीर गलत लगा दिया, ये मास नहीं है, सॉरी। ठीक है, ओके, मास समझ में आया? यस सर। वेट क्या है? वेट बिल्कुल अलग चीज़ का नाम है, यस सर। और वेट बिल्कुल अलग चीज़ का नाम है। ठीक है, वेट क्या है कि ज़मीन किसी चीज़ को कितनी कुव्वत से अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज़ वेट। यस सर। वेट का ताल्लुक ग्रेविटी से है, ज़मीन की कशिश से इसका ताल्लुक है। यस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो फोर्स हुई फिर। वेट Yes. असल में फोर्स है। यस। ठीक है, ये मास नहीं है। यस। और आपको पता है ये तो दोनों एक दूसरे के, मास और वेट, तो इसका मतलब दोनों ये अलग अलग पार्टी से हुए। यस सर। आपको पता है कि मास तो चाहता है तब्दीली ना आए, यस सर। और वेट वो फोर्स है, वो फोर्स कहती है रोक सको तो रोक लो। तब्दीली। ठीक है, ये तो अलग पार्टियों से हो गए। यस। ठीक है, और वाकई ये अलग पार्टियों से हैं। ठीक है, जो एक- वेट है ना, यस सर। ठीक है, फोर्स है और इस पे तीर का निशान है। ये तो- तीर वाली पार्टी वेक्टर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, इसका मतलब वेट भी क्या हुआ फिर? ये सॉरी वेक्टर। ठीक है, यस वेक्टर। सर। तो ये वेक्टर के ख़ानदान से है और ये स्केलर के ख़ानदान से है। ठीक है, ओके। फोर्स और वेट दोनों वेक्टर के ख़ानदान से आएंगे, तब्दीली वाले हो गए। ठीक है, और जो स्केलर्स हैं, हाँ। ठीक है, ये मास है, यस। मास हो गया और फील्ड हो गया। इनर्शिया वगैरह हो गया। ठीक है, ओके। इनर्शिया और मास असल में सेम ही चीज़ है, और ये स्केलर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इतना समझ लें, आप कहें कि हमें समझ में आ गई बात। तो अब इसमें ये बात है कि जो वेट है ना, वेट वो सेम नहीं रहता है, यस। फिक्स नहीं है। अगर आप ज़मीन में बुलंदी पे जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, आपको पता है वहाँ वेटलेस हो जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल ग्रेविटी का असर उन पे नज़र नहीं आ रहा होता, वो तैर रही होती हैं, हवा में उड़ रही होती हैं, बेवज़न हो जाती हैं। यस। ठीक है, आप इसी तरह और ज़्यादा दूर चाँद पे चले जाएं और वहाँ पे आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत हल्की हो जाती हैं। इंसान छलांग लगाएगा तो बहुत ऊंची छलांगें लगा सकता है। ठीक है, वहाँ जिसको आप खेलना नहीं आता है, वो अगर खेले तो वहाँ बहुत लंबे लंबे छक्के लगा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी कम है, हल्का सा बॉल को टच करेगा दूर तक जाएगा। ओके, ओके। तो क्योंकि वहाँ वेट कम है। यस ठीक है, सर। आप आराम से छलांग लगा के छत को हाथ लगा के आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ इतना कम वज़न है। ठीक है, ओनली 1.6, बहुत कम ग्रेविटी है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे वज़न क्या हो जाता है, कम। लेकिन आप जुपिटर पे गए, ठीक है, बहुत भारी है, वहाँ वज़न इतना ज़्यादा हो जाएगा कि खड़े भी नहीं हो सकते, सीधे खड़े होना भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो वो गैस का बना हुआ है, खड़े होने की तो जगह ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन चलें आप स्पेस क्राफ्ट वहाँ ले भी जाएँ किसी तरह, और आप वहाँ उसके सरफेस के करीब आपका स्पेस क्राफ्ट मूव कर रहा हो, तो आप स्पेस क्राफ्ट में खड़े नहीं हो सकेंगे। ठीक है, आप फर्श के साथ चिपके होंगे, जैसे
छिपकली या मगरमच्छ ज़मीन पे लेटा होता है, आप 2 टांगों पे खड़े नहीं हो सकेंगे, अपना वज़न नहीं उठा सकेंगे आप, इतनी हाई ग्रेविटी है उसकी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि जो वेट है ना वो यूनिवर्स में फिक्स नहीं है, ये Yes. प्लेनेट टू प्लेनेट, प्लेस टू प्लेस, विद रिस्पेक्ट टू हाइट के लिहाज से, जगह के लिहाज से बदलता रहता है, ओके सर। ओके। लेकिन जो मास है ना वो फिक्स है, यस सर। ठीक है। इस ये क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर है, और अमाउंट ऑफ मैटर आपको पता है मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स जो हैं असल में एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो स्पेस में जाने से कम ज़्यादा नहीं हो जाते। यस सर। जितने आपके ज़मीन पर हैं उतने आपके चांद पे भी होंगे, उतने स्पेस में भी होंगे, उतने जुपिटर में भी होंगे, ठीक है। इसलिए वो उतने ही रहेंगे और उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, मास में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इनर्शिया में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ओके। तो ये फिक्स रहता है। और एक और बात जो है ना वो इन दोनों के दरमियान वो याद रखनी ज़रूरी है, मास और वेट के फ़र्क में एक और बात इन याद रखना ज़रूरी है, वो ये है कि इनको मेजर करने का तरीका अलग है। जो वेट होता है ना वो आप मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। यस सर। वेट ज़मीन जितनी कुव्वत लगा रही है वो स्प्रिंग ज़ाहिर करता है नंबर्स की शक्ल में, यस सर। ठीक है। या आजकल एक डिजिटल बैलेंस जो दुकानदारों के पास होता है, जो नंबर्स में शो कर रहा होता है, यस सर। चीज़ रखते हैं नंबर आ जाते हैं, तो ये भी असल में वेट बता रहा है। यस सर। हालांकि लिखा होता है किलोग्राम, लेकिन असल में किलोग्राम नहीं है, ठीक है। किलोग्राम के इक्विवेलेंट कर दिया गया है इसको, ठीक है, कि 1 किलो की चीज़ रख के जितना वेट है उसको उन्होंने किलो कह दिया है। लेकिन अगर आप इसी स्प्रिंग बैलेंस को आप मून पे ले जाएं, ठीक है, और आप 1 किलो की चीज़ रखें इसके ऊपर, तो वो बताएगा, वो 1 किलो क्या, वो 1 पाव से भी कम बताएगा, ठीक है। 1 किलो की चीज़ रखोगे आप और यहाँ वज़न जो आ रहा होगा, तो 10 किलो की चीज़ का वज़न 1.5 किलो बताएगा, तो आप 1 किलो का समझें कितना कम बताएगा फिर, ठीक है। 116 ग्राम बताएगा, 160 ग्राम, सॉरी 160 ग्राम। ओके। कहाँ 1 किलो, कहाँ 160 ग्राम, दुकानदार तो रोएगा बेचारा वहाँ दुकान लगा के, ठीक है। तो हालांकि उसका जो बैलेंस है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि उसका बैलेंस एक्चुअली वेट के लिए डिज़ाइन किया गया है, मास के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, ठीक है। फिर मास को कैसे मेजर करें, सोचने की बात है। हम तो यही समझते हैं कि ये मास बता रहा है हमें, ठीक है। आम बंदे ये समझते हैं, साइंसदान जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि ये मास नहीं बता रहा है, ये वेट बता रहा है, ठीक है। आप इसमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि गोल्ड को मेजर करने में ये कितना नुकसान दे सकता है अगर आप सोना इस पे रखें। सोने में तो हल्का सा फ़र्क भी, यस। ठीक है, वैल्यूएबल होता है। अच्छा, अब मास के बारे में आपको बताता हूँ कि मास को मेजर करने का जो सही इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो पुराना तराजू, जो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में यूज़ होता था। यस। इस तरह इधर भी मास डालो, ठीक है, इधर आप आलू रख दें, जो चीज़, या मिठाई मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इधर मिठाई रख दें और इधर 1 किलो रख दें। अब आप इसको चाँद पे ले जाएं, ठीक है, यस सर। इसको आप चाँद पे ले जाएं, जुपिटर पे ले जाएं, स्पेस में ले जाएं, जहाँ भी ले जाएं, ये इस तरह का अगर 1 किलो है ना, जितना फ़र्क इसको पड़ रहा है उतना फ़र्क इसको भी पड़ेगा। यस। इसलिए ये 1 किलो के साथ कंपेयर करके आपको हमेशा सही आंसर देगा। इसको हम कहते हैं फिज़िकल बैलेंस, ठीक है, फिज़िकल बैलेंस, ओके। तो मास को हमेशा फिज़िकल बैलेंस से नापना पड़ेगा, ओके। ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने तरीके कामयाब हैं, ठीक है, बिल्कुल। उधर भी बराबर होंगे। देखें, अगर इस पे फोर्स कम लगेगी ना, यस। तो फिर इस पे भी तो कम लगेगी, ठीक है। अगर दोनों तरफ आप यूँ समझे ना कि नंबर ऑफ़ एटम्स और उनके अंदर जो मास है वो बराबर है, यस। जब वो बराबर हो गए ना, तो दोनों के साथ जो भी ग्रेविटी सलूक करेगी, जो सलूक इसके साथ करेगी वही सलूक इसके साथ करेगी ना, ओके। ठीक है। ठीक है। दोनों के साथ एक जैसा सलूक करेगी तो हमें सही बताएगा, ठीक है। और ये तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ इसको मास से कंपेयर ही नहीं कर रहे, इसलिए ग्रेविटी इसके साथ जो सलूक करेगी अकेले के साथ करेगी, और वो ज़मीन पे अलग सलूक करेगी, चाँद पे अलग सलूक करेगी, जुपिटर पे जाके अलग सलूक करेगी, तो वो फिर इसलिए हमें आंसर्स डिफरेंट देगा, यस सर। ओके। ओके। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ से ना, वेट का एक फार्मूला है, ये नहीं भूलना चाहिए आपको, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। ये आप इसको अपने दिमाग की दीवारों पे, एक दिल की दीवारें हैं ना, दूसरी दिमाग की दीवारें होती हैं, दिमाग की दीवार पे लिख दें, ठीक है। देखें, F = ma है, फोर्स आपकी अगर वेट के बराबर है, ठीक है, तो मास आपका m, एक्सेलरेशन क्या होगा,
ज़मीन का एक्सेलरेशन g होता है, यस सर, तो WmG के बराबर होगा। ओके, तो W इज इक्वल टू mg ये वेट का फार्मूला है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक अब न्यूटन का एहसास करने का देखें एक तरीका, न्यूटन कितना है। आपके जहन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि सर 1 न्यूटन कितना होगा। यस, देखें बड़ा मज़े का, हम अच्छी जगह पे आ गए, आपका सवाल का जवाब देने की पोजीशन में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये अगर ये वेट है ना, ठीक है, अगर आप 1 किलो की चीज़ ज़मीन पे उठाएं, 1 किलो क्या 1 किलो, जी की वैल्यू तकरीबन 10 है, यस, ठीक है। तो 1 किलो की चीज़ का जो वेट होगा ना 1 किलो का, वो 10 न्यूटन होगा, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 किलो के 10 हिस्से कर लें तो 1 न्यूटन बन जाएगा। यस सर, और 1 किलो के 10 हिस्से कितने होंगे, 1000 ग्राम के 10 हिस्से करें तो 100 ग्राम। 100 की, आप 100 ग्राम की चीज़ उठा लें, 100 ग्राम, ठीक है, 1 न्यूटन, वो 1 न्यूटन का फोर्स पैदा कर रही होगी आपके हाथ पे, 1 न्यूटन की फोर्स। 100 ग्राम की चीज़ आपको 1 न्यूटन फोर्स दे रही होगी। ओके, अंदाज़ा हो जाएगा ना, आपकी यस, जजमेंट हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और न्यूटन के लॉज भी हमने पढ़ लिए हैं और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम टेंशन स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके, टेंशन।